हेलो एवरीबॉडी। हम लोग आज की क्लास में इकोसिस्टम से रिलेटेड पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि पूरा के पूरा इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं वो सब उसके ऊपर निर्भर हैं, और वो है बेटा एनर्जी फ्लो, है ना। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये अपना आज का टॉपिक है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये टॉपिक आप लोगों को आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखिए, यदि मैं डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दूं, को छोड़कर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर अन्य सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी कि मुख्य सोर्स क्या है? सौर ऊर्जा है, सोलार एनर्जी। ये तो सब जानते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें क्योंकि वहां पर ऊर्जा का स्रोत अलग है, तो अन्य सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स है वो कौन है? सौर ऊर्जा है। आर यू गेटिंग नाउ? आपतित ऊर्जा, राइट, यानी कि हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन का केवल जितनी भी ऊर्जा जो आती है पृथ्वी के ऊपर इंसिडेंट होती है का केवल 50% हिस्सा, क्या कहा मैंने? आपतित ऊर्जा यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन का केवल 50% हिस्सा, इंसिडेंट रेडिएशन का केवल 50% हिस्सा ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। मतलब जितनी भी आपतित ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है उसमें से केवल 50% हिस्सा ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। मतलब फोटोसिंथेटिक की दृष्टि से, फोटोसिंथेसिस की दृष्टि से वो क्या है? सक्रिय होता है, सक्रिय विकिरण होती है। इसमें से इस 50% में से भी ये जो 50% जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, इसमें से भी पादप केवल 2 से 10% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं एवं यही ऊर्जा समस्त पारिस्थितिक तंत्रों यानी कि इकोसिस्टम्स को चलाती है। इसमें से पादप केवल 2 से प्रतिशत, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में भी पादप केवल 2 से 10% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं एवं यही ऊर्जा जो है वो समस्त पारिस्थितिक तंत्रों को चलाती है। ठीक है, अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि समस्त जीव अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों पर निर्भर करते हैं, है ना। समस्त जीव अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, है ना। एक तो ये चीज याद रखना है, एक बार देख लीजिए, समस्त जीव अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आखिर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखो, आप सब जानते हो कि हरे पादपों के ऊपर ही तो सारे के सारे जीव निर्भर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैंने यहां पर लिखा, जैसे यहां पर हरे पादप लिखा, हरे पादपों के ऊपर कौन निर्भर करते हैं बेटा, तो ये तो हो गया क्या चीज, उत्पादक। हरे पादप तो क्या हो गए, उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। अब इनसे ऊर्जा कौन प्राप्त करेंगे, तो आप सब जानते हो प्राथमिक उपभोक्ता, राइट। प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा कौन प्राप्त करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से कौन प्राप्त करेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। आर यू गेटिंग। ये तो क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। ये कौन हो गया अपना, प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये क्या हो गया बेटा, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर है, राइट, इससे ऊर्जा चली ना, तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये वाला क्या होता है अपना, शाकाहारी होता है, हर्बीवोर होता है। और ये आप जानते ही हो, ये क्या होता है, मांसाहारी। और ये वाला जो होता है, ये कैसा होता है, तो ये होगा उच्च मांसाहारी। ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां से यहां पर ऊर्जा गई, यहां से यहां पर, और यहां से यहां पर ऊर्जा गई। तो एक चीज तो जो अपने ऊर्जा प्रवाह पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, वो आप देख रहे होंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। एक तो ये चीज सीख लो, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब ऊर्जा प्रवाह पढ़ रहे हो इकोसिस्टम के अंदर, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बेटा कैसा होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी किधर से किधर की तरफ होती है, उत्पादक से ऊर्जा जो है उसका गति किधर की तरफ होती है, उपभोक्ता की तरफ होती है, उपभोक्ता की तरफ होती है। मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होती है। आप सोचो कि ऐसे हो जाएगी, नहीं, उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ कभी ऊर्जा जाती है क्या, नहीं जाती है ना। ऊर्जा हमेशा, ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होगा। तो आपने क्या सीखा कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ये पहली चीज। आप देखो, ऐसे थोड़ी हो रहा है कि ऊर्जा वापस लौट कर यहाँ पर आ रही है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, तो एक दिशीय होता है। क्लियर है। चलो, एक और चीज, बहुत खास बात बेटा, है ना, इसको अपने फिजिक्स के साथ में जोड़ के देखते हैं, है ना। फिजिक्स के साथ में इस चीज को यदि जोड़ के देखो तो हम क्या कहेंगे कि ऑलवेज रिमेंबर कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है? ना तो निर्मित होती है, ना ही नष्ट होती है। ना तो निर्मित होती है, ना ही नष्ट होती है। मतलब न तो ये फॉर्म होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कोश स्तर से दूसरे स्तर के ऊपर ये फॉर्म हो रही है, नहीं। ना तो ये निर्मित होती है, ना ही क्या होती है, नष्ट होती है। नाइदर इट इज फॉर्म नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, नाइदर इट इज फॉर्म्ड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है, यह रूपांतरित जरूर होती है, रूपांतरित हो सकती है, उसका स्वरूप बदल सकता है, बट न तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ये बात भी यहां पर एप्लीकेबल होती है। दूसरा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम भी लागू होता है ना, मतलब कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सेकंड लॉ क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम के अनुसार किसी भी पारितंत्र को, पारितंत्र बोले तो इकोसिस्टम को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि एक बार उसको ऊर्जा मिल गई और बस बात खत्म। किसी भी पारितंत्र को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वह पादपों व जंतुओं के लिए अणुओं का निर्माण कर सके। क्या कहा मैंने? किसी भी पारितंत्र को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वह पादपों व जंतुओं के लिए अणुओं का निर्माण कर सके। तो ईच इकोसिस्टम में कहना चाहता हूं, ईच इकोसिस्टम रिक्वायर्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या सीखा? प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है। तो मतलब किसी भी पोष स्तर के ऊपर कोई निर्मित नहीं हो रही है और नहीं नष्ट हो रही है, वो तो प्रवाहित होती जा रही है। मतलब किसी एक स्तर के पास में संग्रहित भी नहीं होती, ये याद रखना। एक स्तर पर ऊर्जा संग्रहित नहीं होती, है ना। तो ना तो ये निर्मित हो रही है, संग्रहित हो रही है, और ना ही ये क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। हाँ, रूपांतरित जरूर हो रही है, मॉडिफाई जरूर हो रही है। और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार क्या है? किसी भी पारितंत्र को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह पादपों और जंतुओं के लिए अणुओं का क्या कर सके, निर्माण कर सके। ठीक है। अच्छा, एक और आपने क्या चीज सीखी थी कि ऊर्जा का जो प्रवाह है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शन होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आपने ये देखा कि ऊर्जा कैसे आगे बढ़ती है। तो विभिन्न पोष स्तरों से होते हुए ऊर्जा का क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है। ठीक है, जो कि आपने फूड चेन के अंदर देखा। तो क्या कहा मैंने? विभिन्न पोष स्तरों अर्थात ट्रॉपिक लेवल्स, विभिन्न पोष स्तरों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? विभिन्न पोष स्तरों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ठीक है। अब
एक दूसरी चीज मुझे यहाँ पर पढ़ानी, पहली चीज मैंने वो पढ़ाई थी कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब दूसरी चीज ये पढ़ानी है कि ऊर्जा प्रवाह के लिए लिंडमैन का 10% नियम, लिंडमैन का 10% नियम या रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथ, रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथ मतलब कि पारिस्थितिक दशांश का, पारिस्थितिकी दशांश का नियम। यह भी ध्यान रखना, ऊर्जा प्रवाह के लिए लिंडमैन का 10% नियम या रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथ लागू होता है। राइट, ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार क्या कहा मैंने? ऊर्जा प्रवाह के लिए लिंडमैन का 10% नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार पिछले पोष स्तर से अगले पोष स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है एवं शेष 90% ऊर्जा का श्वसन आदि क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? इस नियम के अनुसार पिछले पोष स्तर से अगले पोष स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है एवं शेष 90% ऊर्जा का श्वसन आदि क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी उत्पादक ने 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की है तो अगले पोष स्तर, है ना, यदि हम घास स्थल की बात करें तो अगले पोष स्तर अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल 10%, केवल कितनी? 10% ऊर्जा ही पहुंचेगी व द्वितीयक उपभोक्ता के पास केवल 1% ऊर्जा ही पहुंचेगी। ठीक है, तो यदि किसी उत्पादक ने 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की तो अगले पोष स्तर अथवा प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल 10%, यानी कि 10% मतलब 10 कैलोरी, 100% का 10% कितना हुआ? केवल 10% कैलोरी ही आगे पहुंचेगी और द्वितीयक उपभोक्ता के पास में 10% का 10%, 90 तो नष्ट हो गया ना, 10% का 10% यानी कि केवल 1% ऊर्जा ही पहुंचेगी। इसको यदि मैं डायग्राम के द्वारा बता दूं तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, डायग्राम के द्वारा अपने समझा देते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये उत्पादक है, यहाँ पर T1 के ऊपर उत्पादक है। अब इसके पास में 10% इसको ऊर्जा हासिल हुई, है ना, मान लीजिए सौर ऊर्जा से इसको 10% ऊर्जा प्राप्त हुई, तो T2 स्तर के ऊपर 10% पूरी नहीं जाएगी, केवल 1% जाएगी। क्यों?
क्योंकि 10% का 10% कितना होता है 1%। अब 1% का भी अगले पोष स्तर के ऊपर देखिए तो 1% पूरी नहीं जाएगी, 1% का 10% हो जाएगा। अब इसका 10%, मतलब हर लेवल के ऊपर आप देख रहे हो कि पिछले पोष स्तर का केवल 10% ऊर्जा का ही क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है ना। तो इस नियम को हम क्या कह देते हैं, इस नियम को क्या कह देते हैं, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। ठीक है, और याद रखना दो चीजें अपन ने पढ़ी, एक तो ऊर्जा प्रवाह के लिए, ऊर्जा प्रवाह के लिए एक तो ये पढ़ा आपने 10% लो, और दूसरा एक ये भी पढ़ा था, वापस से रिपीट कर देता हूं, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है बेटा, एक दिशीय होता है, ये भी आपने सीखा। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह होना बहुत बहुत जरूरी है। सतत ऊर्जा का प्रवाह हर इकोसिस्टम में होना चाहिए, है ना, और वो ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखिए सोलर एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार ये उपलब्ध होती है ना, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। और देखिए प्रकृति का करिश्मा देखिए कि किस तरीके से प्रकृति ने जो है वो सौर ऊर्जा दी, है ना। ये जो सौर ऊर्जा जो आ रही है ना बेटा, ये है ना, ये जो सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, ये जो सौर ऊर्जा आ रही है, इसी को तो क्या करते हैं पादप, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, पादप ग्रहण करते हैं, और इसको आगे चलकर, है ना, ये जो ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी, उसको तो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और जानते हो क्या बना देते हैं, तो ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको, रेडिएंट एनर्जी को ये क्या कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और ये जो ऊर्जा हो जाती है वो संचित होती है और आगे काम में आती है। तो ये जो पादप जो होते हैं ना बेटा, ये रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर बदल देते हैं, राइट। और अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये जो हरे पादप होते हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन निर्मित करते हैं। क्लियर है। तो ये जो था वो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया ऊर्जा प्रवाह, है ना, इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बेटा इकोलॉजी के ऊपर और भी ढेर सारे वीडियोस जो हैं वो डाल दिए हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। और भी आने वाले दिनों के अंदर इकोलॉजी के ऊपर और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी ढेर सारे वीडियो आने वाले हैं, है ना। तो आप बिल्कुल इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। 850 वीडियोस में डाल चुका हूँ, और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर आपको इसके ऊपर खूब सारे वीडियोस की आपको भरमार मिलेगी। हम लोग झड़ी लगा देंगे। आपसे वादा किया था मैंने कि हम लोग आपके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, और हम बहुत बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आपको केवल ये काम करना है कि इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे, हर एक बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि वो वीडियो को शेयर करे, क्योंकि शिक्षा का प्रसार जरूर होना चाहिए। एक बच्चा, सोचिए ज़रा कैसे होता है प्रसार, कैसे होता है। एक बच्चा जो किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पा रहा है ना, अब वो बच्चे को मालूम नहीं है कि मुझे सही कंटेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर तो आजकल भरमार है। जिधर देखो, जब जिधर आप लोगों को बहुत सारी भरमार मिलेगी, और कोविड जब से हुआ है तब से तो और भरमार आ गई है। तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि राइट क्वालिटी और कंटेंट उनको कहाँ पर मिले, है ना। तो आप लोगों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग उस वीडियो को आप शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो वो किसी एक बच्चे के पास में पहुंचेगा, वो बच्चा जो है वो अपनी क्लास में शेयर करे, है ना, वो दूसरा बच्चा जो है उसका दोस्त को शेयर करे जो दूसरी स्कूल में पढ़ता है, तो उससे सबके पास में
ये पहुंचेगा, है ना। और जितना ज़्यादा पहुंचेगा तो बच्चों को लाभ होगा। बस आपको यही काम करना है। और दूसरी चीज़, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखा कीजिए। अच्छा लगा है तो लिखिए कि सर अच्छा लगा। आपके कमेंट से हमें जोश मिलता है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भाई, है ना। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? अलग अलग जगहों से बच्चे जब लिखते हैं कि सर वीडियो बहुत अच्छा था और बनाइए। आपके सजेशंस भी लिखिए, आपके सजेशंस भी लिखिए, हम उनको भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपको आने वाले दिनों के अंदर चैनल नए स्वरूप के अंदर दिखाई देगा। हम बहुत सारा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा करेंगे उसके ऊपर काम। तो आप लोग जो है वो बस केवल क्या करना है, कमेंट भी लिखना है। कमेंट लिखोगे तो सजेशंस भी मालूम पड़ेंगे, हमें भी मालूम पड़ेगा हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, कई बच्चे जो लिखते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी उन वीडियोज़ को लाने की, है ना। अच्छा, समय के अभाव में कई बार आपके कमेंट का हम लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, या नहीं कर पाते हैं। तो सबके नहीं भी कर सकते हैं बेटा, आपको मालूम है समय का अभाव रहता है। तो आपके हर कमेंट को मैं पर्सनली एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, है ना। और मुझे सब मालूम है कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं। जो कुछ बच्चे डिमांड करते हैं, सब बच्चों की तो डिमांड पूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितने भी वीडियोस आपकी डिमांड आ रही है उसको हम पूर्ति करें। बहुत सारे वीडियोस बेटा अभी 850 में, आने वाले दिनों के अंदर आपको 1000 भी दिखेंगे, 1100 भी दिखेंगे, 1200 भी दिखेंगे, 1500 भी दिखेंगे। हम खूब सारे वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन हमें भी ऊर्जा के लिए चाहिए। जैसे होता है ना कि नेता भाषण देता है, तो नेता भाषण देता है तो उसको मज़ा कब आता है? जब तालियां बजती हैं, है ना। हमें न तो तालियां चाहिए, ना कोई सम्मान चाहिए, ना माला चाहिए। हमें तो बस बेटा आपकी ताकत चाहिए। कमेंट करें, राइट, लाइक करें, शेयर करें। खूब सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बने हुए हैं, वो बच्चों के पास में पहुँचे। खैर, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतना स्नेह भेजते हैं। आज कई सारे टीचर्स, कई सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे जो 11th एंड 12th क्लास के बच्चे हैं, वो बहुत अपार स्नेह देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आने वाले दिनों के अंदर बहुत बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एनीथिंग। और कमेंट तो कीजिए, और कुछ नहीं करो तो कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नया वीडियो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।